ड्रामा के स्टार्ट में हम टॉन टॉन के अंकल को देखते हैं जो छोटी सी बच्ची टॉन टॉन को मार रहे होते हैं। कहते हैं आज मैं तुम्हें लेसन सिखा कर ही रहूंगा क्योंकि तुमने मेरी ग्रैंड मदर को पॉइजन दिया है। तो इस पर टॉन टॉन कहती है मुझे नहीं पता है कि कैसे पॉइजन दिया गया, सच में मैं नहीं जानती हूँ। प्लीज कोई तो मुझे बचा लो, कोई तो मुझे बचा लो। लेकिन अंकल लगातार उसे मार रहे होते हैं। कहते तुम्हें कोई भी नहीं बचाने आएगा। कहती है मेरी माँ बचाने आएंगी। कहते तुम्हारी माँ को तो मैंने ना पहाड़ी से नीचे फेंक दिया है। तुम्हें पता है उसे तो कोई भी नहीं ढूंढ पाया, सैनिक भी गए थे ढूंढने बट उसे नहीं ढूंढ पाए। अगर तुम्हें भी वहां पर जाना है तो आज मैं पहुंचा ही देता हूँ। कहती है कि प्लीज अंकल माफ कर दो, माफ कर दो। कहते हैं कि जाओ और अपनी माँ के साथ अंडरग्राउंड हो जाओ क्योंकि तुम बिना बाप की बेटी हो और यहाँ पर सिर्फ मेरा दिमाग खराब कर रही हो। जैसे ही तुम मर जाओगी सारी जायदाद मैं ले लूंगा। कहती है मदर मदर मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। इधर हम जो है महल का सीन देखते हैं जहाँ पर मैजेस्टी किसी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं सारे फिजिशियन पर। 2 साल से क्राउन प्रिंस उठे ही नहीं है अपनी जगह से, वो कोमा में जा चुके हैं। उनका इलाज बड़े से बड़ा फिजिशियन कर रहा है लेकिन आज तक उसका कोई भी तोड़ नहीं निकाल पाया है। कहीं ना कहीं मैजेस्टी इस बात से बहुत ही ज्यादा चिंतित है कि उसकी शादी भी नहीं हुई, ना तो कोई बच्चे हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि डायन फैमिली इस तरह खत्म हो जाए, कम से कम कोई तो हो। अभी वो यंग है और इस तरह दुनिया छोड़कर जाएगा तो कैसा लगेगा। इसीलिए मैजेस्टी जाते हैं फिनिक्स के पास, कहते हैं कि मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, बस आप मेरी एक ब्लेसिंग पूरा कर दीजिए, आप मेरे ब्लड लाइन को बचा लीजिए। और वो अपना हाथ काट देते हैं और उस फिनिक्स के ऊपर ना अपना ब्लड की छींटे डालते हैं। तभी सामने टुआन टुआन की ही तस्वीर नजर आती है। कहते हैं क्या सच में ये रॉयल ब्लड लाइन है, इसे किसी भी हालत में ढूंढो। पीछे से नौज बहुत खुश हो रहे होते हैं। मैं अभी जाकर उस एरिया के मंत्री से कहता हूँ जल्द से जल्द टुआन को यहाँ पर लेकर आए। इधर उस मंत्री को जब पता चलता है कि लियो फैमिली में मैजेस्टी की ग्रैंड डॉटर है तो कहते हैं जल्द से जल्द चलो वहां पर लेने के लिए। इधर हम देखते हैं कि टुआन टुआन बहुत ज्यादा रो रही होती है। कहती है मदर कहाँ पर हो, कहाँ पर हो। तभी फिनिक्स आती है, कहती है कि सुनो मेरी बात, तुम डायन रॉयल फैमिली की आखिरी होप हो, तुम ही सबको बचा सकती हो। कहती मैं किसी को नहीं बचा सकती, मेरी जान खुद खतरे में है। बाहर अंकल और आंट तो बहुत खुश हो रहे होते हैं कि बस कुछ ही टाइम है उसमें वो मर जाएगी, हम लोगों ने उसे बहुत बुरी तरीके से मारा है। एक आदमी भाग कर आता है, कहता है कि कुछ लोग रॉयल महल से आए हैं। जाते हैं मंत्री, कहते हैं ये बताओ वो लड़की कहाँ पर है। कहते हैं उसने हमारी ग्रैंड मदर को जहर दिया था, इसी वजह से हम लोगों ने भी उसका बुरा हाल किया है। इस पर मंत्री गुस्सा हो जाते हैं कि तुम लोगों ने क्या किया है, तुम लोगों ने सच में रॉयल ब्लड लाइन को खत्म करने की कोशिश की है। पता है मैजेस्टी तुम्हारा क्या हाल करेंगे। भाग कर जाते हैं, देखते हैं कि उसकी हालत इतनी बुरी होती है कि वो अपनी जगह से उठ भी नहीं पाती। मंत्री अंकल को एक थप्पड़ मारते हैं कि तुम्हें पता है ना कि तुमने क्या किया है, इसकी वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन आंट कहती है छोड़ दो मेरे पति को, छोड़ दो, इस दुष्ट लड़की की वजह से मेरी ग्रैंड माँ की जान गई। तब यहाँ पर मंत्री कहते हैं तुम मेरी अब जान निकाल रहे हो, इतना जान लो कि चुप हो जाओ। पता है इसके फादर कौन है। कहती है कि कोई भी है इसके फादर, हमने तो नहीं देखा ना इसके फादर को। इसकी माँ बस ऐसे ही प्रेग्नेंट हो गई और ये बच्ची का जन्म हो गया। कहते तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो कि जैसे ये रॉयल ब्लड लाइन है। कहता हाँ ये रॉयल ब्लड लाइन है। तो इस पर वो बहुत तेजी से हंसने लगता है, कहता रॉयल ब्लड लाइन ये। यहाँ पर मंत्री टुआन टुआन को उठाकर लेकर जाने लगते हैं तो इस पर अंकल कहते हैं ये नहीं जाएगी, ये यहीं पर मरेगी क्योंकि इसने मेरी ग्रैंड मदर को मारने की कोशिश की है। अंकल उसको छीन लेते हैं। मंत्री कहते हैं दे दो इसको वरना बहुत पछताओगे। जितने भी लियो मेंशन के आदमी थे ना वो मंत्री को पकड़ लेते हैं। तब इस पर मंत्री कहते हैं तुम्हें पता नहीं है कि तुम 9 क्लैन से पंगा ले रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता। अंकल कहते तुम्हें क्या लगता है इंपीरियल डेकेयर जारी होगा मेरे लिए और मुझे फांसी की सजा दी जाएगी। ऐसा तो होने से रहा क्योंकि मैजेस्टी ना पूरे क्लैन के लिए काम करते हैं। मंत्री तो डर रहे होते हैं कि अगर छोटी सी बच्ची को कुछ भी हुआ ना तो पक्का वो तो जान से मारे ही जाएंगे। इतनी देर में अंकल कहते हैं कि रुको तुम ज्यादा ही घबरा रहे हो, इसको अभी मार डालता हूँ, किस्सा ही खत्म हो जाएगा। इतनी देर में मैजेस्टी वहां पर आ जाते हैं, सारे के सारे ग्रीट करने लगते हैं। अंकल कहते हैं ये छोटी सी बच्ची बहुत ही दुष्ट है, इसी वजह से मैंने इसे मारने का सोचा। प्लीज हम कॉमन पीपल के लिए भी ना आप फैसला लीजिए और इसे जान से मार दीजिए। मैजेस्टी जैसे ही देखते हैं कि वो टुआन टुआन है जाती है उठ के टुआन टुआन को लेने तो मैजेस्टी उसको एक पैर मारते और दूर गिरा देते कि खबरदार रॉयल ब्लड लाइन को छूने की भी कोशिश की तुमने। तुरंत ही अपनी गोद में उठाते कहते टुआन टुआन प्लीज उठ जाओ। लेकिन वो नहीं उठती है तो मैजेस्टी कहते अगर इसको होश नहीं है ना तो 1000 टाइम्स तुम्हें मौत दूंगा और उसको वहां से लेकर चले जाते हैं। उन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। जब फिजिशियन नर्स चेक करते हैं तो कहते हैं कि मैजेस्टी माफ करिएगा लेकिन इसके इंटरनल ऑर्गन बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये सर्वाइव कर पाएगी। मैजेस्टी गुस्सा हो जाते हैं कि तुम्हें क्या लगता है क्यों नहीं ये सर्वाइव कर पाएगी, इसे किसी भी हालत में बचाओ।
फिजिशियन कहते हैं कि एक सीक्रेट है, फॉलो करेंगे तो जरूर इसको बचाया जा सकता है। कहते बताओ। फिजिशियन बताते हैं अगर ड्रैगन ब्लड का यूज किया जाए और इसे थोड़ा सा पीने के लिए दे दिया जाए तभी ये बच सकती है, अदरवाइज इसका बचना नामुमकिन है। क्योंकि ड्रैगन ब्लड मैजेस्टी होते हैं तो कहते हैं मेरी जान जाएगी तो जाएगी लेकिन मैं तुम्हें बचाकर ही रहूंगा। मैजेस्टी फिर से अपना हाथ काटते हैं और उसे ब्लड देने लगते हैं। इधर जैसे ही ब्लड देते हैं ना तो उसकी आंख अब हेवन में खुलती है, जहां पर फिनिक्स आकर बताती है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर के ब्लड की वजह से मैं जाग चुकी हूँ, इसी वजह से मैं उनके एहसान उतारना चाहती हूँ। कहती है कि सिस्टर फिनिक्स आप बताइए ना कि मैं आपका क्या कर सकती हूँ। कहती है कि इतना जान लो कि अब तुम्हें सबको बचाना है, सबकी ही जान खतरे में है। कहती है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना तुम्हें अपने फादर, फोर्थ अंकल और ग्रैंडफादर तीनों की जान बचानी है, अदरवाइज वो लोग सब मर जाएंगे। कहती है नहीं नहीं, टुआन टुआन ऐसा कुछ भी नहीं होने देगी। इधर ग्रैंडफादर कहते हैं कि उठो ना उठो ना। कहती है कि आप ग्रैंडपा हैं। कहते हैं हाँ मैं ग्रैंडपा हूँ। कहती है मेरी माँ खो चुकी है, प्लीज आप उन्हें ढूंढ दीजिए। कहते हैं कि पहले तुम अपनी केयर करो, तुम्हारी माँ को भी ढूंढ देंगे। कहती है कि ग्रैंडपा मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी माँ की डेथ हो। कहते हैं हाँ मुझे पता है, इसी वजह से तो कह रहा हूँ। ग्रैंडपा उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं। कहते हैं इतना याद रखो कि अब मुझसे दूर कभी मत जाना। उसको गले से लगा लेते हैं। इधर हम कॉन्कोबाइन को देखते हैं, जहाँ पर पता चल जाता है उनको कि रॉयल ब्लड लाइन को ढूंढ लिया गया है। इस बात से कॉन्कोबाइन को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो चाहते थे कि जो उसका बेटा है उसके बच्चे आगे चलकर जो है क्राउन प्रिंस या क्राउन प्रिंसेस बने, ना कि कोई और। इस बात से वो बहुत गुस्सा हो जाती है। कहती है मैंने क्राउन प्रिंस के अंदर एक स्पेल को डाला था ताकि वो कभी उठे ही नहीं, लेकिन ये नया खतरा आ गया है। मैं इतनी आसानी से जो है ये पद नहीं जाने दूंगी और मुझे आगे चलकर इम्प्रेस डाउनगर बनना है। ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। ग्रैंडफादर टुआन टुआन को लेकर जाते हैं उसके फादर के पास। कहती है कि फादर माँ ना खो गई हैं, इसी वजह से आप जितनी जल्दी ठीक हो जाएंगे माँ भी मिल जाएंगी, हम तीनों ना साथ में रहेंगे, ग्रैंडफादर को भी लेंगे साथ में, हम लोग बहुत इंजॉय करेंगे, आप जल्द से जल्द होश में आ जाइए। उसकी ऐसी बातें सुनकर ग्रैंडफादर की आंखों से आंसू आ जाते हैं। तभी वहां पर कॉन्कोबाइन आ जाती हैं अपने दोनों ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन के साथ। कहती है कि आप कहाँ थे मैजेस्टी, मैंने आपको कितना याद किया, आप तो कल से गायब ही हैं। मैजेस्टी कहते हैं कि रुको मैं तुम्हारा इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ये यू ट्युआन है जो कि मेरा बहुत चाहता है, और ये चैंग योंग जो कि यहाँ की प्रिंसेस है। कहती है कॉन्कोबाइन आप तो ना ऐसे दिखा रहे हैं जैसे आपके लिए अब ये टुआन टुआन ही इम्पोर्टेंट है। कहते हैं हाँ टुआन टुआन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि ये इतने दिनों बाद में मिली है, कंट्री साइड से आई है। यहाँ पर कॉन्कोबाइन क्या करती है ना, चाओ यांग के पीछे अपना नेल से लगाती है। कहती है जाओ जाओ जल्दी जाओ। कहती टुआन टुआन चलो ना हम लोग साथ में खेले। तब ग्रैंडफादर कहते हैं हाँ जाओ साथ में खेलो और इसे परेशान मत करना। मन में कॉन्कोबाइन कहती है मेरे बच्चे तुम्हें अच्छा सबक सिखा देंगे। रास्ते में जाते हुए चाओ यांग टुआन टुआन का हाथ बहुत तेजी से दबा रही होती है। कहती है कि सिस्टर मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दो। तब यहाँ पर चाओ यांग कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर आ गए हो प्रिंस की बेटी बनकर तो तुम्हें सारा हक मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। तुमने ग्रैंडफादर का फेवर लिया है, तुम मेरे भाई का हक छीनना चाहते हो, मेरा हक छीनना चाहते हो, और उसका गाल पकड़कर न दबा रही होती है। कहती है आज से तुम मेरा सुनोगी, अगर नहीं सुनोगी तो मैं तुम्हें मारूंगी। टर्न टर्न कहती है कि सिस्टर मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ, आप ना पहले ही दिन मुझे मारने पे आ गई हैं। कहती है मारूंगी इतना याद रखो। तभी उधर से चाओ यांग देख लेती है कि ग्रैंडफादर आ रहे हैं। कॉन्कोबाइन कहती है देखो ना दोनों बच्चे कितने अच्छे से खेल रहे हैं। चाओ यांग क्या करते हैं ना गोल गोल घूमना स्टार्ट करती है और जानबूझकर पानी के ऊपर खड़ी हो जाती है। कहती क्या कर रही हो सिस्टर, और पानी में कूद जाती है। बहुत तेज से टॉन टॉन चिल्लाती है कि सिस्टर सिस्टर, लेकिन चाओ यांग चिल्ला रहे थे किसी ने मुझे मारने की कोशिश की, किसी ने मुझे मारने की कोशिश की। ग्रैंड फादर वहां पर बहुत तेजी से भाग कर जाते हैं, कॉन्कोबाइन भी जाती है। कॉन्कोबाइन कहती है देखो टुआन टुआन ने चाओ यांग को मारने की कोशिश की। यहाँ पर टुआन टुआन बहुत रोती है कि ग्रैंडफादर सच में मैंने नहीं धक्का दिया, मैंने नहीं धक्का दिया। ग्रैंडफादर कहते हैं मुझे पता है मेरी बच्ची तुमने धक्का नहीं दिया होगा, लेकिन कॉन्कोबाइन जानबूझकर कह रही होती है कि इसी ने धक्का दिया होगा। हाँ गलती से हो जाता है, लेकिन धक्का तो इसी ने दिया है ना। कहते हैं अगर ये कह रही है इसने धक्का नहीं दिया है तो मतलब नहीं दिया है। फिर से अपनी ग्रैंड डॉटर को उठाकर उसके पीछे मारती है। कहती चिल्ला खोते से वो खोते से रोने लगती है। कहती है कि ग्रैंडफादर इसने मुझे धक्का दिया, और आप सिर्फ इसका पक्ष ले रहे हैं, आप मेरा पक्ष क्यों नहीं ले रहे, मैं भी तो आपकी ग्रैंड डॉटर हूँ ना। लेकिन बार बार टुआन टुआन रो रही थी कि ग्रैंडफादर सच में मैंने धक्का नहीं दिया। जानबूझकर वहां पर खड़ी हो गई और नीचे जाकर गिर गई। इस पर चाओ यांग कहते हैं कि ग्रैंडपा आप बायस्ड हो रहे हैं, आप सिर्फ एक ही बच्चे की बात सुन रहे हैं। कहती है ग्रैंडफादर आप मेरी बात मानेंगे ना। ग्रैंडफादर उसको लेकर चले जाते हैं। कॉन्कोबाइन कहती है दिमाग ज्यादा ही खराब हो गया है, मैजेस्टी भेदभाव करने लगे हैं, इसे ज्यादा देर साथ में रखना सही नहीं है। अब क्या करती है ना,
तो टुआन ग्रैंडफादर से कहती है कि वो अब कभी भी इन लोगों के साथ नहीं खेलेगी, तो वो अकेले ही खेल रही होती है। जब काफ़ी देर हो जाता है तो ग्रैंडफादर के पास जाती है, कहती है ग्रैंडफादर मुझे ना आपसे बात करनी है। कहते क्या बात करनी है बताओ ना। अब वो फिर से हेवन का सीन याद करती है। तब यहाँ पर फिनिक्स बताती है कि ये जो 2 छोटे बच्चे हैं ना, ये ट्युआन और चोयांग, ये तुम्हें हमेशा ही परेशान करेंगे। इसी वजह से अगर पहले इसमें बचना चाहती हो तो तुम अपने 4th अंकल के पास जाओ। कॉनकोबाइन उससे नफरत करती है क्योंकि वो उसका सगा बेटा है लेकिन पैर से चल नहीं पाता है। तो तुम जाओ और अंकल से बात करने की कोशिश करो। 4th अंकल ही तुम्हारी मदद करेंगे। कहती है कि ठीक है, मैं अंकल को बिल्कुल भी सफ़र नहीं करने दूंगी। मैं बैड गाइस से ना अपने अंकल को बचाकर ही रहूंगी। कहती है ठीक है, जाओ अंकल की हेल्प करो। कहती है कि ग्रैंडफादर ना मुझे 4th अंकल से मिलना है। कहती है लेकिन 4th अंकल से क्या करोगे मिलकर, वो अच्छी हालत में नहीं है, वो लोगों को बहुत परेशान करते हैं। कहती है लेकिन ग्रैंडफादर प्लीज मुझे जानना है, मुझे मिलना है। कहते अगर तुम इतनी ही जिद कर रहे हो तो चलो तुम्हारी विश मान लेता हूँ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। वहां पर अगर जरा सा भी खतरा हो ना तो वहां पर मत रुकना। इधर हम फिजिशियन को देखते हैं जो 4th अंकल का इलाज करने के लिए जाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर बहुत बड़ा सा पत्थर मार देते हैं 4th अंकल। फिजिशियन वहां से भाग रहे होते हैं तो टकरा जाते हैं इनोज से। इनोज कहते हैं क्या हुआ क्या हुआ। कहते हैं कि 4th अंकल का तो कुछ नहीं हो सकता है, जिनकी जब भी मदद करने जाओ तो ये हम लोगों को उल्टा मारने ही लगते हैं। अब बताओ क्या करें। देर में टुआन टुआन क्या करते हैं ना, पीछे से इनोज के पीछे से निकल कर 4th अंकल के रूम में चले जाते। इनोज कहते कहाँ गई कहाँ गई, रुक जाओ वरना वो तुम्हें मार डालेगा। 4th अंकल जैसे ही टुआन टुआन को देखते कहते निकल जाओ इस रूम से, निकल जाओ। अपने हाथ में तलवार लिए होते, वो तलवार की नोक पर होती है। कहती है हेलो 4th अंकल, मैं डॉटर हूँ क्राउन प्रिंस की। कहते क्राउन प्रिंस की डॉटर, सच में ब्लड लाइन जिंदा है। कहता भाई नौज कहते बेटा प्लीज यहाँ से चलो वरना ये तुम्हें हर्ट कर देंगे। कहती है 4th अंकल मुझे पता है आपके पैरों में बहुत दर्द है, बट मेरी माँ कहती थी अगर किसी के पैरों में दर्द हो ना तो धीरे धीरे मालिश करो, एकदम दर्द दूर हो जाता है। इसी वजह से आप टेंशन मत लो। वो पैर को रब करती है तो धीरे धीरे अंकल के पैरों का दर्द थोड़ा सा गायब होता है। कहती मैं ना आपको एक सीक्रेट बताने वाली हूँ। कहते कौन सा सीक्रेट बताओ ना। कहती चाओयांग और यूट्यूआन के बारे में। कहते हाँ वो दोनों मेरे बच्चे हैं, तुम्हें बहुत परेशान करते हैं। कहती है हाँ हाँ अंकल, उनके साथ मैं खेलने गई थी लेकिन मैंने ज़्यादा देर नहीं खेला। कहती है अच्छी बात है। तब कहती है अंकल मैं आपको बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, क्या आप मुझे लाइक करते हैं। कहते हैं हाँ मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। लेकिन 4th अंकल सोचते हैं कि इस तरह टुआन टुआन का यहाँ पर रहना सही नहीं है, मैं भी चल नहीं पाता हूँ और इस तरह इसके क्लोज जाना सही भी नहीं रहेगा। छोटी सी बच्ची है, अगर मुझे कभी गुस्सा आ गया तो इसको चोट लग सकती है। कहती अंकल मैं हर रोज यहाँ पर खेलने के लिए आना चाहती हूँ, प्लीज प्लीज मुझे आने दीजिए। इनौज कहते हैं तुम्हें चलना चाहिए बेटा, बहुत टाइम हो गया है। कहती है अंकल प्लीज मैं यहाँ पर आ सकती हूँ। अंकल कहते हैं देखो यहाँ पर मैं अकेला रहता हूँ और कितना बोरिंग पैलेस है ये, यहाँ पर तुम्हें नहीं आना चाहिए। कहती है बोरिंग नहीं, आप यहाँ पर है तो सब कुछ अच्छा ही है। मन में सोचती है कि सीक्रेट नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। आज अंकल कितने दुखी लग रहे हैं। टुआन टुआन वापस जा रही होती है तो वहां पर यू टुआन आ जाता है। कहता है स्टॉप, रुक जाओ वहां पर। लेकिन इतनी देर में मैजेस्टी आ जाते हैं। कहते हैं क्यों रोक रहे हो टुआन टुआन को। कहती ग्रैंडफादर आप भी आ गए। तब वहां पर यू टुआन बताता है कि ग्रैंडफादर सेकंड हैंड के यहाँ बैंक्वेट है तो मैं माफी मांगना चाहता था, उसे बैंक्वेट में ले जाऊंगा तो उसे अच्छा लगेगा। ग्रैंडफादर कहते हैं कि अच्छा तुमने सही बात कही। कहती है कि ग्रैंडफादर मुझे भी जाना है सेकंड हैंड के बैंक्वेट में, वहां पर मुझे डिलीशियस फूड खाने को मिलेगा और खेलने को भी मिलेगा। ग्रैंडफादर कहते हैं ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। कहती है लेकिन आप नहीं चलेंगे क्या। कहते नहीं मुझे बहुत काम है, इसी वजह से तुम अपना ध्यान रखना। तब ग्रैंडफादर कहते हैं अगर तुम्हें कोई भी बुली करेगा ना तो मुझसे जिंदा नहीं बचेगा। ये टुआन मन में सोचता है कि ग्रैंडफादर कितनी भी इसकी केयर कर लो ना, कल के बाद ये जिंदा ही वापस नहीं आएगी। आपको पता चल जाएगा कि रॉयल फैमिली में सिर्फ हम 2 भाई बहन ही बिलोंग करते हैं। पीछे से कॉन्कोबाइन देख रही होती है। कहती है तुमने अच्छा काम किया है, कल इसका काम खत्म हो जाएगा और थ्रोन मेरे बच्चे को मिल जाएगा। नेक्स्ट डे ग्रैंडफादर टुआन टुआन को तैयार करते हैं। कहते वाह तुम तो एकदम फेरी लग रही हो, एकदम पेंटिंग वाली फेरी। यहाँ ग्रैंडफादर मैं सच में अच्छी लग रही हूँ, तुम चलो ना मेरे साथ। कहते नहीं जा सकता बेटा, पर उसका भाई आ जाता है। इतनी देर में टुआन टुआन क्या कहते हैं इनौज से। कहते हैं इनौज अंकल के पास आज जाना, उनको ये लेटर दे देना कि मैं बैंकॉक में जा रही हूँ, आज मैं उनसे मिलने नहीं आ पाऊंगी। ठीक है तुम कहो और मैं ना मानूं, ऐसा कैसे हो सकता है। दोनों वहां से चले जाते हैं। यू टुआन उसको देखकर मुंह बनाया करता। कहता आज फन का आखिरी दिन है। घर से दरवाजा बंद कर लिया जाता है और वो उसको लेकर गार्डन में जाता है। तभी वहां पर एक छोटा और बच्चा होता है। कहता वाह कितनी ब्यूटीफुल सिस्टर है तुम्हारी।
एकदम फेरी लग रही है, एकदम पेंटिंग वाली फेरी। चाओ यांग कहती तुम्हारी आंखें खराब है क्या? देखो ना कितनी गंदी लग रही है। कंट्री साइड से आई हुई लड़कियां कहीं अच्छी लगती हैं क्या? और वहां पर जितनी भी दासियां थी ना उनको वहां से बाहर जाने के लिए कह दिया जाता है। टुआन होता है कहता मुझे फॉलो करो। वो सामने पेड़ देख रही हो ना, अगर वहां पर प्रे करोगे तो तुम्हारे फादर ठीक हो जाएंगे। कहती है ठीक है ब्रदर, मैं प्रे करने के लिए जा रही हूँ। लेकिन जैसे ही प्रे करने के लिए जाती हो दरवाजा बंद कर लेते हैं दोनों। कहती है ब्रदर सिस्टर प्लीज दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो। लेकिन दोनों ही दरवाजे नहीं खोलते। इस पर वो तीसरा बच्चा कहता है कि अगर वो यहाँ वहां पर ज्यादा देर तक रही तो मर जाएगी। आज तक जो भी उसके अंदर गया है मारा गया है, इसी वजह से उसे वहां से निकालो। कहती है हम लोग वही तो चाहते हैं कि एम्परर का फेवर सिर्फ हम लोग को मिले और ये मर जाए। पीछे से कोई आता हुआ दिखाई देता है। कहती है प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। वो उसका गला दबाने लगता है। बहुत देर तक गला दबाता रहता है। वो उसकी आंखों में देखती है। तब उसे अपनी माँ की बात याद आती है। हमेशा उसकी माँ वो बुक की रीडिंग कराती थी। तब उसे ऐसा ही क्रिएचर कुछ नजर आया था जो खतरनाक दिखता था लेकिन दिल का अच्छा था। उसकी माँ ने कहा था जब भी तुम्हें कोई ऐसा दिखे ना तो उसके साथ उल्टा व्यवहार मत करो बल्कि उसके साथ अच्छा व्यवहार करो तो शायद वो तुम्हें माफ कर दे। कहती है कि सुनो सुनो ब्रदर, तुम बहुत अच्छे हो। मेरी माँ ने कहा था कि सच में तुम जैसे लोग बहुत अच्छे होते। तुम कैंडी खाओगे, इससे उसका दिल पिघल जाता है। बहुत देर तक आवाज नहीं आती है तो कहती है लगता है चुड़ैल मर गई है, चलो हम लोग चलते हैं। फोर्थ अंकल आ जाते हैं। कहते हैं कहाँ गई? टुआन टुआन कहती मुझे क्या पता टुआन टुआन कहाँ गई। गाली देकर कहती है कि उस लिटिल चुड़ैल के बारे में मुझसे मत पूछो, पूछो वो मर चुकी है। इस पर अंकल गुस्साते हैं कि हिम्मत कैसे हुई? कहती है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर चिल्लाने की? जोरदार थप्पड़ मारते हैं। कहते हैं इस तरह अपने फादर से कोई बात करेगा? कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? लंगड़े इंसान, तुम तो चल भी नहीं सकते और मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। तुम मेरे फादर नहीं हो। फोर्थ अंकल कहते हैं कि तुम्हें तमीज नहीं है कि तुम्हें कैसे बात करनी चाहिए? इतनी छोटी एज में इस तरह बात कर रही हो। पहले खुद तो चल नहीं पाते, खुद को संभालो, उसके बाद कुछ बोलने की कोशिश करना। तुमने मुझे उस चुड़ैल की वजह से मारने की कोशिश की है ना, मैं ग्रैंड माँ को बताऊंगी, तुम्हारे दोनों हाथ भी तोड़वा दूंगी। इतना सुनना था कि युटवान आता है। कहता है ग्रैंड माँ ने कहा था कि कभी भी ऐसे मत बोलना। कहती मैं चुप तो हो गई हूँ लेकिन इतनी आसानी से इस इंसान को मैं छोड़ूंगी नहीं। कहता है ठीक है जाओ यहाँ से, तुरंत निकलो। वो सामने आकर खड़ा हो जाता है। कहता है फादर मेरी सिस्टर जरा सी एरोगेंट है, प्लीज उसे माफ कर दीजिए, अभी उसकी यंग एज है। कहते ये बताओ कि टुआन टुआन कहाँ पर है? अंदर से पत्ती लेने गई थी लेकिन वापस नहीं आई। कहते हैं लेकिन तुमने दरवाजा क्यों बंद किया ये बताओ। ये दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं, चिल्लाते हैं कि टुआन टुआन कहाँ पर हो? बाहर युटवान कहता है अंग्रेज इंसान, तुमने आज मेरी बहन को मारने की कोशिश की। ऐसे ही मैं मैजेस्टी बनूंगा, सबसे पहले तुम्हें मौत के घाट उतारूंगा। बहुत परेशान हो जाते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी वजह से वो गायब हुई है। कहते हैं मेरी वजह से नहीं गायब हुई है, वहां पर चाओ यांग ने कहा था जाने के लिए। चाओ यांग तो भाग गई, मतलब अब मुझे ही पनिशमेंट मिलेगी। क्या गड़बड़ हो गई? मैंने इसका सुपरविजन किया ही नहीं। तब तक वहां पर सेकेंड आंट आ जाती है। कहती क्या हुआ? टुआन टुआन कहाँ पर है? युटवान पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें अपनी बहन पर ध्यान देना चाहिए था। कहते हैं माफ कर दीजिए इस सेकेंड आंट। मन में सोचता है कि याद रखो जो जो मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है ना, एक दिन मैं सबको मौत के घाट उतारूंगा। सबसे पहले तो तुम्हें गरम तेल ना तुम्हारे ऊपर डाला ना तो मेरा नाम जो है युटवान नहीं। वो सैनिकों को भेजती है कि पता लगाओ। ऊपर बैठी हुई होती है उसी लड़के के साथ। कहती है ब्रदर हम लोग हाइड एंड सीक क्यों खेल रहे हैं? कहते हैं कि इस वजह से जो लोग तुम्हें मारने का पर्पस बना रहे थे उनका पर्पस फेल हो गया है। देखो वो किस हद तक जाते हैं, जब तक उन्हें सजा नहीं मिल जाती तब तक तुम थोड़े दिनों तक छिपी रहो। इधर बहुत देर तक अंकल इंतजार करते हैं, सैनिक आते हैं तब भी उनका कुछ नहीं पता चलता। तभी मैजेस्टी आ जाते हैं। मैजेस्टी यही कहते क्या हुआ, तुम लोग इतना परेशान क्यों हो? को कि वहां से टुआन टुआन गायब हो गई। मैजेस्टी कहते कहाँ गायब हुई मेरी बच्ची, बताओ ना। यहाँ पर मैजेस्टी कहते युटवान तुमसे मैंने कहा था कि अगर उसको कुछ भी हुआ तो तुम्हें सजा मिलेगी। कहते मुझे माफ कर दीजिए। कहते हैं जो तुमने गलती की है ना उसकी कोई माफी नहीं है, तुम्हें बाहर जाकर नील डाउन रहना पड़ेगा, ऊपर से एक दिन जब तक टुआन टुआन वापस नहीं आ जाती। ग्रैंडपा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन सैनिक उठाकर उसे लेकर जाते हैं और उसे पहले तो मार पड़ती है, नील डाउन होकर बैठने के लिए भी कहा जाता है। सैनिक जगह जगह ढूंढ रहे होते हैं और वो लड़का क्या करता है, कहता है कि देखो हमेशा अच्छे से रहना। कहती है कि नहीं, जो मेरे साथ बुरा करेगा मैं उसके साथ बुरा करूंगी। तो समझाता है कि देखो कभी भी अपनी अच्छाई मत छोड़ना, दूसरे बुरे हैं तो रहने दो लेकिन तुम हमेशा ही अच्छी रहना। कहती है ठीक है ब्रदर। वहां पर सैनिक सामने होते हैं तो कहते हैं जाओ उन सैनिक के पास जाओ, तुम्हें छोड़ देंगे। कहती है मैं टुआन टुआन हूँ, लेकिन सैनिक कहते हैं भागो गरीब कहीं की।
जब देखते हैं पेपर में कि ये टुआन टुआन है तो बहुत खुश हो जाते हैं कि फाइनली टुआन टुआन मिल गई। उसे लेकर महल की तरफ वो भागते हैं। इधर मैजेस्टी कहते हैं किसी को नहीं छोड़ा जाएगा अगर मेरी बच्ची नहीं मिली। ऐसे ही ग्रैंडफादर देखते हैं कि टुआन टुआन आ गई। कहती है ग्रैंडफादर मैंने आपको बहुत मिस किया। ग्रैंडफादर कहते हैं मैंने भी बच्ची तुम्हें बहुत मिस किया। कहती है लेकिन ब्रदर सिस्टर ना बहुत बुरे हैं, उन्होंने मुझे वहां पर भेज दिया, मुझे बहुत डर लग रहा था। ग्रैंडपा कहते डरने की जरूरत नहीं है। इधर हम देखते हैं कि यूट्यूआन के पैरों में अब चोट लग चुकी थी, वो और सही से चल भी नहीं सकते थे और उनके पैर इतनी जल्दी रिकवर भी नहीं होंगे, शायद वो हमेशा के लिए ऐसे ही रहेंगे। कहती है ये सब कैसे हो गया, मतलब इसका क्राउन प्रिंस बनने का सपना भी टूट गया। अब मुझे सारी उम्मीदें सिर्फ इस चाओ यांग से हैं। चाओ यांग कहती है मैं उस लिटिल चुड़ैल को ना सबक सिखाकर ही रहूंगी। फोर्थ अंकल आते हैं, कहते हैं कि मदर आपने तो बहुत अच्छी चाल चली थी लेकिन लगता है कामयाब नहीं हुई। कहती हाँ वैसे तुम जैसा बेटा पैदा हो जाए ना तो मेरे लिए इससे बड़ी बदनसीबी की बात क्या हो सकती है। तुम्हारा बेटा यहाँ पर चल नहीं पा रहा है लेकिन तुम्हें उस टुआन टुआन की पड़ी है। कहता है क्या करूं मदर, पहले मिस्टेक कर चुका हूं ना, बार बार मिस्टेक नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं सिर्फ अच्छे लोगों के साथ रहना प्रेफर करता हूँ। तो पीछे से चाओ यांग कहती है कि ए लंगड़े इंसान तुम्हारी ज्यादा जुबान चल रही अभी बताती हूँ। लेकिन ग्रैंड माँ रोक लेती है कि बोलने की जरूरत नहीं है। वहां पर कॉन्कोबाइन क्या करते हैं ना अपने हाथ से पॉइजन निकालती है। कहती है जाओ और उस टुआन टुआन को खाने में दे दो, जैसे तुम मेरी पहली बात मानते थे आज भी तुम मेरी बात मानोगे। कहता है कि मदर पहले वाले दिन गए और अब के दिन दूसरे हैं, आपको क्या लगता है मासूम बच्ची की जान लूंगा, कभी नहीं लूंगा। वो वहां से वापस जाने लगता है। कहते रुक जाओ, तुमने आज तक मेरी बात को ना नहीं किया है तो आज भी नहीं कर सकते। लेकिन फोर्थ अंकल वहां से चले जाते हैं। कहती है कि ग्रैंड मदर आप चिंता मत करो, आपके लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। कहते ठीक है जाओ और इसको लेसन सिखा कर आओ पहले। कहती है ठीक है जा रही हूँ। इधर जैसे ही टुआन टुआन बाहर निकलती है तो पीछे से नौज कहते रुक जाओ रुक जाओ। कहते नहीं मुझे अंकल से मिलने जाना है, अंकल की जान खतरे में। कहते कुछ नहीं हुआ अंकल को, अंकल एकदम ठीक है। कहते हैं नहीं नहीं बिल्कुल भी अंकल ठीक नहीं है। सामने देखती है फोर्थ अंकल को जो चाओयांग होती है ना लगातार पत्थरों से मार रही होती है और गालियां दे रही होती है कि तुम जैसे ना पैरों के फादर से अच्छा है कि मेरे फादर ही ना होते। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पैर कैसे टूटे थे, मन करता है ना तुम्हारे हाथ तोड़ दो, तुम्हारा गला तोड़ दूं, सबके सामने तुम्हें बेइज्जत करूं। बार बार पत्थर मार रही होती है। कहती है अंकल अंकल ये आपको कैसे मार सकती है, और जाकर ना चाओयांग को नीचे धक्का दे देती है कि तुम्हें तमीज नहीं कि अपने से बड़ों से कैसे बात किया जाता है, कर उसके ऊपर बैठ जाती है और लगातार चाओयांग को मारा करती है। कहती फोर्थ अंकल डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस पर चाओयांग कहती है कि लिटिल चुड़ैल तुमने मुझे मारने की हिम्मत की, अब देखना मैं तुम्हें मार डालूंगी। जैसे मारने के लिए जाती है तो अंकल उसका गला पकड़ लेते हैं। कहते हैं यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हारा गला यहीं पर दबा दूंगा। अब अंकल कहते हैं कि टुआन टुआन अपना जरा सा हिसाब पूरा करो। वो थप्पड़ पर थप्पड़ कम से कम 20 थप्पड़ चाओयांग को मारते हुए नौच हंस रहे होते हैं और अंकल उसे नीचे गिरा देते हैं। कहते भागो यहाँ से। चाओयांग कहती है कि तुम अपनी खुद की डॉटर को मार रहे हो बल्कि इस चुड़ैल को बचा रहे हो, तुम मेरे फादर कभी हो ही नहीं सकते। इस पर टुआन टुआन कहती है तुम्हें क्या लगता है अंकल चल नहीं सकते, अंकल एक दिन जरूर चलेंगे, तो तुम बहुत बेकार हो यहाँ। फोर्थ अंकल कहते हैं आज के बाद टुआन टुआन को परेशान मत करना। कहती है ठीक है मैं तुम सबकी खबर लेती हूँ। कहती फोर्थ अंकल प्लीज सैड मत हो, मैं आपको आज एक सीक्रेट बताने वाली हूँ। कान में जाती है, कहती है कि ये दोनों ही ना आपके बच्चे नहीं है। कहती है क्या, तुम्हें कैसे पता, कोई एविडेंस है तुम्हारे पास। कहती है नहीं मेरे पास एविडेंस नहीं है, मैं सच में झूठ नहीं बोल रही हूँ। कहते हैं हाँ मुझे पता है तुम झूठ नहीं बोल रही हो। कहती है क्या आपको मुझ पर यकीन है। कहते नहीं पहले मैं एविडेंस देखूंगा तभी तो मानूंगा, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये दोनों मेरे बच्चे नहीं हैं। और वैसे भी जो तुम इस तरह की बातें करते हो ना खुलेआम मत किया करो, तुम हमेशा ही चुपके से मुझे बताया करो, वरना जिस दिन कॉन्कोबाइन को पता चला कि ये तुम ऐसी बातें करते हो तो सबसे पहले तुम्हारा गला काट कर फेंक देंगी। इसी वजह से अपने आप को एक्सपोज कभी मत करना। कहती है ठीक है अंकल मैं समझ गई। टुआन टुआन फिर से फिनिक्स के पास जाती है। कहती है कि सिस्टर फिनिक्स प्लीज आइए ना, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैं फोर्थ अंकल के सामने कैसे एविडेंस लेकर आऊं, प्लीज बताओ ना। फिनिक्स होती है बताती है जिस दिन तुम उस लेडी का हाथ छुओगे उस दिन तुम्हारे सामने उसकी सारी तस्वीरें आ जाएंगी और तुम्हें पता चल जाएगा कि उन बच्चों का असली फादर है। कहती है ठीक है थैंक यू, मैं बहुत ही जल्दी अंकल को ना इंसाफ दिलाऊंगी। वापस आती है, कहती है ग्रैंडफादर मैं आपके लिए फ्लावर लेकर आई हूँ। कहते कहाँ से लेकर आई हो। कहती है फोर्थ अंकल के गार्डन से लेकर आई हूँ चुरा कर, और फिर अपने ग्रैंडफादर के बालों में लगा देती है एक फ्लावर। ग्रैंडफादर कहते हैं तुम तो कितनी अच्छी लग रही हो, इसी तरह हंसा करो। कहती है कि हाँ ग्रैंडफादर आप भी हंसा करो। ग्रैंडफादर कहते हैं कि कल एक बैंक्वेट है जहाँ पर तुम्हें चलना है अच्छे से तैयार होकर।
वहाँ पर डांस वगैरह हो रहा होता है तो बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही होती है टुआन टुआन। टुआन टुआन के आने की खुशी में ये बैंक्वेट रखा गया था। सब कहते हैं कि सच में ये प्रिंस की बच्ची है, बहुत ही अच्छी बच्ची है। लेकिन वहाँ पर अब एक और लेडी को दिखाया गया था जो फोर्थ अंकल की वाइफ होती है। मैजेस्टी कहते हैं कि चलो जाओ अपनी फोर्थ आंट से हाथ मिलाओ। कहती है कि आंट आप बहुत अच्छी है। कहती है हाँ तुम भी बहुत अच्छी हो बच्ची। लेकिन जैसे ही हाथ मिलाती है ना, उसे अब सारी चीजें नजर आने लगती है, क्योंकि वहां पर वो किसी के साथ नाइट स्पेंड कर रही होती है और कहती है कि हमने तो 2 बच्चे पैदा कर दिए, हम लोगों को जरा सी भी डरने की जरूरत है ही नहीं। आगे चलकर जब हमारा बेटा जो है क्राउन प्रिंस बन जाएगा तो हम लोग सामने आ जाएंगे, मैं उनका असली फादर हूँ। वो तुरंत ही हाथ झटके से पीछे छुड़ा देती है। मैजेस्टी कहते हैं क्या हुआ। कहती है ये बहुत ही बैड आंट है, इनसे मैं हाथ नहीं मिलाऊंगी। कहते हैं नहीं, इस तरह नहीं कहते हैं। वो देख रही होती है, कहती है इसका तो मैं पर्दाफाश करके ही रहूंगी। अब ग्रैंडपा उसे खिलाने की कोशिश करते हैं। कहती है मैं नहीं खाऊंगी। दूर से फोर्थ आंट गुस्सा कर रही होती है कि इसको तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। ग्रैंड मदर फोर्थ आंट सब देख देख कर ना जल रहे होते हैं। ग्रैंडफादर और बच्ची के बीच कुछ गहरा ही संबंध है। अभी हम देखते हैं वहाँ पर चेन जिकान नाम का एक लड़का आता है। मन में कहती है कि अच्छा तो ये वही बैठ गया है जो आंट के साथ नाइट स्पेंड कर रहा था, इसका भी पर्दाफाश करके रहूंगी। यहाँ पर जो चेन जिकान होता है टुआन टुआन के लिए गिफ्ट लेकर आया हुआ होता है। कहती नहीं मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, तुम्हारी कोई भी चीज लाई हुई मुझे पसंद नहीं आएगी। मैजेस्टी हंस रहे होते हैं कि क्या हुआ तुम्हें, तुम इतना ज्यादा क्यों गुस्सा कर रही हो। कहती नहीं मुझे बैड गाय नहीं पसंद है। तब यहाँ पर चेन जिकान कहता है कि कोई बात नहीं, अगर प्रिंसेस को ये चीज पसंद है तो इन फ्यूचर में बहुत अच्छे टीचर्स लेकर आऊंगा। मैजेस्टी कहते हैं कोई बात नहीं, चेन जिकान को और भी बहुत सारी चीजें आती है, आर्चरी बहुत अच्छी करते हैं। वहां पर वो आर्चरी करके दिखाता और एक ही बार में उसका निशाना बहुत अच्छा लगता है। कहती है इससे अच्छा निशाना तो मेरे अंकल लगा लेते हैं, फोर्थ अंकल। सब हंसने लगते हैं कि फोर्थ अंकल ये नहीं कर सकते, उनकी क्या ही औकात, वो तो चल भी नहीं सकते। कहती है नहीं, सिस्टर फिनिक्स ने मुझे बताया था कि फोर्थ अंकल बहुत कुछ कर सकते हैं, इसी वजह से आज मैं सबको बता कर रहूंगी कि फोर्थ अंकल कर सकते हैं ये काम। इस पर चेन जिकान बहुत तेजी से हंस रहा होता है कि एक पैरों से न चलने वाला इंसान भला तीर चला सकता है। कहती है जाती अंकल अंकल प्लीज आज टुआनबो देखना चाहती है आपका निशाना। ठीक है, अगर टुआनबो चाहती है तो फोर्थ अंकल उसको जरूर उसकी विश को पूरा करेंगे। कहती है ठीक है अंकल। यहाँ तक कि उसकी माँ और खुद की वाइफ फोर्थ अंकल पर हंस रही होती है कि एबिलिटीज है नहीं उनकी और चले हैं तीरंदाजी करने। उसकी वाइफ भी मन में हंस रही होती है और उसका आशिक भी हंस रहा होता है कि कुछ नहीं कर पाओगे। वो अपने हाथ में एक कॉइन लेता है। कहता है जो भी ये कॉइन लेकर बैठेगा मैं उसके ऊपर हिट करूंगा और मेरा टारगेट एकदम सही होगा। तब यहाँ पर टुआन टुआन कहती है कि ठीक है फोर्थ अंकल, मैं ये कॉइन जिसकी तरफ करूंगी ना वही सामने बैठेगा। ग्रैंडफादर जाते हैं, कहते हैं भाई तुम बहुत यंग हो, इस तरह मत करो वरना किसी को चोट भी लग सकती है। कहती है मुझे फोर्थ अंकल पर पूरा यकीन है, इसीलिए मैं किसी न किसी को चुनूंगी। यहाँ पर सब डर रहे होते हैं कि अगर प्रिंसेस ने जिसको चुना तो उसका खात्मा निश्चित है। वो अपनी उंगली इधर उधर घुमा रही होती है और अब वो फोर्थ आंट की तरफ इशारा करती है कि आप कॉइन लेकर बैठिए। कहती है मेरी जान मत लीजिए, प्लीज मेरी जान मत लीजिए। तब यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं कि तुम मेरा कहना तो नहीं टाल सकती ना। कॉइन लेकर बैठ जाती है सामने, बहुत ज्यादा डर रही होती है, पूरी उसकी बॉडी हिल रही होती है। लेकिन चेन जिकान रोक लेता है कि तुम इस तरह किसी बेकसूर को मत मार, तुम्हारी तीरंदाजी अच्छी नहीं है। यहाँ पर फोर्थ अंकल कहते हैं अच्छा तुम्हें अपने ऊपर बहुत यकीन है। कहते हैं हाँ मैं रोज प्रैक्टिस करता हूँ। कहते हैं ठीक है प्रैक्टिस करते हो तो दूर बैठो। कहते हैं सिक्का उछालो। जैसे ही सिक्का ऊपर जाता है तो वो सिक्के सहित वो उसका निशाना एकदम कड़क लगता है, लेकिन फोर्थ आंट नीचे गिर जाती हैं। सब कहते हैं वाह क्या बात है, तुमने तो कितना अच्छा निशाना लगा। कहती ग्रैंडफादर देखा, मैंने कहा था ना कि फोर्थ अंकल बहुत अच्छा काम करेंगे। कहते हैं हाँ तुमने तो एकदम सही कहा। कहती है अंकल देखो ये वही बैड गाय है जिसके साथ फोर्थ आंट रहती हैं। वो चिल्लाती है तो इस पर फोर्थ अंकल उसके मुंह पर हाथ रख लेते हैं कि कितनी बार कहा इस तरह मत चिल्लाया करो वरना लोग तुम्हें निशाना बना लेंगे। कहती मैं एविडेंस लेने जा रही हूँ। और थांड और चेन जिकान जाते हैं कोल्ड पैलेस में, उसके बालों में वो फूल लगा रहा होता है। दूर से ये सारी चीजें न टुआन टुआन देख रही होती है। कहती है कि उफ मुझे तो शर्म आ रही है लेकिन पर्दाफाश तो करना ही है। इधर आज जो कुछ भी हुआ था ना उसकी वजह से फोर्थ आंट बहुत परेशान थे कि अगर फोर्थ अंकल आगे निकल गए तो मेरे लिए दिक्कत होगी, हम दोनों के रिलेशनशिप का क्या होगा। इसी वजह से पहले इन फ्यूचर हम लोगों के पास दिक्कत ना हो इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। इस पर चेन जिकान कहता डरने की क्या जरूरत है जब हमारे दोनों बच्चे ही उसके अंडर में पल बढ़ रहे हैं और एक दिन वही उनका खात्मा भी करेंगे। पर पीछे से धक्का लगता है तो कहते कौन है पीछे कौन है। ढूंढने के लिए जाते हैं, वो बेचारी डर जाती है लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। चेन जिकान कहता है चलो ना, कोर्ट पैलेस में कोई भी नहीं आने वाला। कहती कोई आ गया तो कहता कोई नहीं आने वाला, चलो साथ में कुछ टाइम स्पेंड कर ले।
वहाँ पर उसके वही ब्रदर आया हुआ होता है जो बिल्कुल ठीक हो चुका होता है। कहती है कि ब्रदर ब्रदर टोनबो ने इन लोगों को डिस्कवर किया है, बैड गाइस का आज खुलासा होकर ही रहेगा। कहते हैं ठीक है, इस तरह मत जाओ वरना तुम्हें मार देंगे, पहले जाओ सबको लेकर आओ। कहती है ग्रैंडफादर और फोर्थ अंकल चलो ना, मुझे गार्डन चलना है, मुझे फूल देखना है। सबके पास बारी बारी से जाती है। कहते हैं ठीक है। वाइन कहती है कि मैजेस्टी आप मेरे हाथ से ड्रिंक पी लीजिए। मैजेस्टी कहते हैं बाद में ड्रिंक पियेंगे। कॉन्कुबाइन बहुत गुस्सा हो जाती है कि इस लिटिल चुड़ैल की वजह से मेरा सारा मामला फेल हो जाता है। सब लोग गार्डन में टहलने के लिए जाते हैं लेकिन उन्हें उन सबको अजीब सी आवाजें आने लगती है कि इतने दिन में ये सब कौन कर रहा है, दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। और मैजेस्टी क्या करते हैं ना, टुआन टुआन के कानों पर हाथ रख लेते हैं और इनोन से कहते हैं इसको लेकर जाओ। कहती है नहीं नहीं ग्रैंडफादर, मुझे नहीं जाना है, मुझे देखना है कि अंदर क्या हो रहा है, मैं तो देखूंगी। जैसे ही अंदर आवाज जाती है तो फोर्थ आंट कहती है हम लोगों का पर्दाफाश हो जाएगा, प्लीज प्लीज जल्दी कुछ करो। चेंजिकान कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम अपने आप को सेफ करो, मैं देखता हूँ। और न दरवाजा तोड़ दिया जाता है, अंदर चेंजिकान होता है। ग्रैंडफादर कहते हैं इतनी तुम्हारी हिम्मत कि यहाँ पर सेमफुल एक्ट कर रहे हो। इस पर टॉन कॉन कहती है कि ग्रैंडफादर इस तरह बेकार लोगों पर अपना हाथ मत उठाओ वरना आपके हाथ गंदे हो जाएंगे। कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, इसको अलग से मार पड़नी चाहिए। अंदर से उठाकर लाती है एक बहुत बड़ा सा हथियार। कहती है कि ग्रैंडफादर इससे मारिए, इसका दिमाग सही हो जाएगा। ग्रैंडफादर कहते हैं क्या, उसको छूते ना तुरंत उनके हाथ से ब्लड निकलने लगता है। कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, इसी से इसको मार पड़नी चाहिए। और उसको लगातार मार पड़ती है, उसका पूरा मुंह फट सा जाता है। पर टुआन टुआन हंस रही होती है। कहते हैं आखिर वो लड़की कौन है, उसका भी तो पर्दाफाश होना चाहिए। वहाँ पर एक हेयरपिन होती है, वो हेयरपिन जानी पहचानी लग रही होती है। यहाँ पर चेंजिकान बार बार बोल रहा होता है कि ये एक मेड है, मैंने उसके साथ नाइट स्पेंड की, उसे जाने दो, उसकी कोई गलती नहीं, मैंने उसे फोर्स किया था। कॉन्कुबाइन भी रोकने की कोशिश कर रही होती है और शुरू से कॉन्कुबाइन को पता था कि उसके बेटे की वाइफ का अफेयर किसी और से चल रहा है, तब भी वो उसे हमेशा से सपोर्ट करती आई थी। चेंजिकान रोकने की कोशिश करता है लेकिन सेकेंड आंट जाकर पर्दा खोल देती है। वहां पर बैठी होती है फोर्थ आंट। तुरंत ही कॉन्कुबाइन नीचे बैठ जाती है कि इसे फोर्स किया गया था। कॉन्कुबाइन कहती है प्लीज अपनी वाइफ को बचा लो। अंकल कहते हैं कि किस बात के लिए बचाऊं, अपनी वाइफ को किसी और आदमी के साथ सोते हुए मैंने देखा है, आप बताओ इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। अंकल कहते हैं इन दोनों को ही तुरंत जेल में डाल दो, कुछ दिनों में मौत के घाट उतार देना। मैजेस्टी की थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाती है। कहती है ग्रैंडफादर आप चलो ना, जल्द से जल्द आप ठीक हो जाओगे। कॉन्कुबाइन बैठी होती है। कहती है इसको मुझे मारना ही पड़ेगा, इसे ऐसे नहीं देख सकती। पर फोर्थ अंकल ने बहुत अच्छे ही तीरंदाजी की थी तो उन्हें कुछ रिवॉर्ड देना था। कहते मुझे रिवॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे बॉर्डर पर भेज दो। कहती है हाँ हाँ अंकल, मुझे आप पर यकीन है, प्लीज मुझसे ज्यादा दूर मत जाइएगा। कहते हैं ठीक है, मैं जल्दी जल्दी आऊंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस बैड गाइस से दूर रहना। कहती है हाँ दूर रहूंगी। इधर अंकल के जाते ही ग्रैंडफादर रोने लगती है। कहती है क्या हुआ ग्रैंडफादर, आप क्यों रो रहे हैं। कहते इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे फोर्थ अंकल इतने दिनों बाद इतने अच्छे हुए हैं, सालों लग गए उन्हें ऐसे देखने में, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। कोई बात नहीं ग्रैंडफादर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर हम चाओ यांग को देखते हैं जो रोते हुए जाती है। कहती है ग्रैंडमदर प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए। कैसे बचा लूं, तो अब तुम्हें ही जो करना है करो। उसके तरफ चाकू फेंक देती है। कहती जाओ और उस लिटिल चुड़ैल को मार कर आओ। कहती है मैं मार डालूंगी। पर चाओ यांग क्या करती है ना, चाकू लेकर जाती है। टुआन टुआन सो रही होती है, सोचती है आज इसका खात्मा कर ही दूंगी। कहती है मैं तुम्हें मार कर रहूंगी, तुमने मेरे भाई के दोनों पैर खराब कर दिए, क्राउन प्रिंस बनने का सपना छीन लिया, तुमने मेरी माँ को छीन लिया, तुमने मेरी ग्रैंड मदर को परेशान किया। जैसे ही चाकू मारने चलते तो ग्रैंडफादर रोक लेते हैं और कहते तुम क्या कर रही थी। कहती ग्रैंडफादर आप भला किसी एक का फेवर कैसे ले सकते हैं, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। टुआन टुआन कहती है कि मैं इससे बहुत नफरत करती हूँ, ये हमेशा ही ऐसे करती है। ग्रैंडफादर कहते हैं कि ठीक है, इसे भी ले जाकर सभी के साथ जेल में डाल दो। उसे उठाकर वहां से ले जाया जाता है। ग्रैंडफादर कहते हैं आज के बाद मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा ताकि कोई दिक्कत ही ना आए। इन्ना चाहते हैं, कहते हैं आपको चलना पड़ेगा। कहते आज नहीं कल चलूंगा। कहती है नहीं नहीं ग्रैंडफादर आप जाओ, मैं फादर के पास जाऊंगी। कहती फादर जल्द से जल्द ठीक हो जाओ ना, टोनबो आपको देखना चाहती थी। अचानक से क्राउन प्रिंस की पलकें हिलती हैं तो वो कहती है देखो देखो फादर उठे हैं। फिजिशियन को बुलाया जाता है। मैजेस्टी कहते हैं चेक करो। पता चलता है कि वो बहुत अच्छा साइन है, अब पहले से बेटर है, लेकिन जो इनके अंदर स्पेल को डाला गया है उससे बचने की उम्मीद कम है, इतनी आसानी से नहीं बच सकते। तो वो फिर से जाती है फिनिक्स के पास। फिनिक्स सिस्टर प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं अपने फादर को कैसे बचाऊं। फिनिक्स बताती है कि कुछ दिनों में मेडिकल डॉक्टर आने वाली है, उनसे मिलो जिससे तुम्हारे फादर को बचाया जा सकता है। पता चलता है एक पागल सी लड़की होती है
जिसके पास गजब की ताकत होती है कि वो पिंचेस के जरिए किसी को भी सही कर देती थी। जाती है पीछे से भाग कर टॉन टॉन कहती है, मदर मदर प्लीज रुक जाओ, क्योंकि वो उसकी मदर ही होती है। कहती है मैं तुम्हारी मदर नहीं हूँ, समझी, और इस तरह मदर मदर मत करो। कहती है नहीं, आप ही मेरी मदर है। इधर दुनिया भर से फिजिशियन को बुलाया जाता है जो जिनके पास 50-50 साल 100-100 साल का एक्सपीरियंस होता है, लेकिन कोई भी वहाँ पर क्राउन प्रिंस को सही नहीं कर पा रहा होता। और इतनी देर में टुआन 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 अपनी माँ को लेकर आ जाती है। कहती है कि ग्रैंडफादर देखो, मैं अपनी माँ को ले आई हूँ। पर वो लड़की क्या करती है ना, टुआन टुआन के मुंह पर हाथ रख लेती है कि ये बात किसी को मत बताओ कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। ऐसे फटे हुए कपड़ों में जब डॉक्टर सारे उसको देखते हैं, कहते हैं ये क्राउन प्रिंस की तबीयत खराब करेगी, और अगर ऐसी लड़की क्राउन प्रिंस को छुएगी तो क्राउन प्रिंस की कितनी बेइज्जती होगी। तब यहाँ पर वो जबरदस्ती जाती है और क्राउन प्रिंस जो है कपड़े हटाकर देखती है कि उनकी जो इलनेस है वो बहुत ही खतरनाक है, लेकिन उन्हें बचाया जा सकता है, बस मुझे कुछ टाइम चाहिए। तब यहाँ पर फिजिशियन बताते हैं कि मेरे पास 80 साल का एक्सपीरियंस है, तो नॉनसेंस बातें मत करो, तुम इसे नहीं बचा सकती हो। कहती है मैं बचा सकती हूँ। वो अपने हाथों के पावर के द्वारा इसे निकालने की कोशिश करती है। कहती है कि बस इसे धूप की जरूरत होगी, धूप में बैठाना पड़ेगा लगभग 1 या 2 घंटे, उसके बाद एकदम ठीक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सारे फिजिशियन कहते हैं मैजेस्टी इसको मारो, क्योंकि ये किसी काम की नहीं। बाहर धूप में जाकर बैठ जाती है और अपना मीट खा रही होती है। मैजेस्टी इसकी बातों में मत आओ, ये क्राउन प्रिंस को मार डाले, देखो ना कितनी धूप पर क्राउन प्रिंस को बैठा रखा है। मैजेस्टी कहते हैं जाओ और इसको पकड़कर जेल में डालो। अचानक से बादल घिर जाते हैं। कहती टाइम आ गया है। वो अपनी पावर के जरिए मैजेस्टी को सही करती है और बार बार अपनी पावर देती है। मैजेस्टी के मुंह से ब्लड निकलता है। अब कहते हैं देखो ना कितना ज्यादा ब्लड निकल रहा है, क्या हुआ है इनको। पर अब जैसे फिजिशियन चेक करते हैं ना, नब्स कहते हैं कि क्राउन प्रिंस की डेथ हो चुकी है, वो नहीं जिंदा है। यहाँ पर वो लड़की कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो अपनी पूरी ताकत का उपयोग किया है। तब कहते हैं इसे तुरंत ही इसका गला काट दो। कहती नहीं नहीं, मैंने सच में बचाने की कोशिश की है। वो जाती है, कहती है कि मदर को मत मारो प्लीज, ग्रैंडफादर मदर को मत मारो। बात कैसे कर रहे हो, कोई भी औरत तुम्हारी माँ नहीं हो सकती। लेकिन अचानक से क्राउन प्रिंस की आंखें खुल जाती है। कहते देखो क्राउन प्रिंस ठीक हो गए, लेकिन वो पागलों जैसा व्यवहार कर रहे होते हैं। मैजेस्टी कहते हैं क्या इसे क्या हुआ है। कहते स्पेल का असर थोड़ा माइंड पर गया है, इसी वजह से 49 डेज के अंदर ये ठीक हो जाएंगे। सबको पता चलता है कि वो मेडिकल डॉक्टर है। कहती है मदर मदर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, यहीं पर रहो। मैजेस्टी कहते हैं ठीक है 49 डेज के लिए तुम यहाँ पर रह सकते हो, जब तक क्राउन प्रिंस एकदम सही नहीं हो जाते। रात में अपना बढ़िया नहा कर बेड पर लेटी है, लेकिन बगल में लेटे हुए होते हैं प्रिंस। कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कहती है मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मैं बहुत अकेला हूं ना, तो तुम्हारे साथ आ गया। कहती है प्लीज मेरे साथ मत लेटो, जाओ यहाँ से, एक लड़का और लड़की साथ में नहीं लेट सकते। कहता है मुझे बीमारी हो गई। कहती कौन सी बीमारी हो गई। कहता है तुम्हारे साथ लेटने वाली बीमारी ना। तो उसकी बॉडी देखती है, कहती वाह कितनी अच्छी बॉडी है, मैंने तो किसी के साथ नाइट ही नहीं स्पेंड की, अगर इसके साथ स्पेंड भी कर लूंगी तो क्या जाता है। दोनों साथ में वहां पर नाइट स्पेंड करते हैं। इधर टुआन टुआन मन में सोच रही होती है भले ही मेरी माँ छोड़कर जाने की बात कर रही हूँ, दोबारा माँ को ना अपने फादर से प्यार करवाऊंगी ताकि वो कभी छोड़कर ही न जाए। क्राउन प्रिंस की बॉडी देखती है, कहती है यहाँ पर ज्यादा दिन तक नहीं रुक सकती। कहता है कि ठीक है, जितने दिन रुकना है कम से कम उतने दिन तो रुको। इधर जैसे कॉन्कोबाइन को पता चलता है कि मेडिकल डॉक्टर आई है जिन्होंने प्रिंस को सही कर दिया है, वो बहुत गुस्सा हो रही होती है। कहती है कि इस मेडिकल डॉक्टर का खात्मा तो करना ही पड़ेगा। वहां पर एक सैनिक जाता है, कहता है कि ये पैसे ले लो, एक लड़का है उसे बचा लो। पहले तो वो नहीं जा रही होती है, लेकिन पैसों का जब ज्यादा देखती है तो कहती है ठीक है जाऊंगी। पता चलता है पूरी टुकड़ी के जनरल होते हैं, वो उसको अपने पास बुलाते, कहते तुम तो कितनी सुंदर हो, चलो ना मेरे साथ वक्त कुछ बिताओ। कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह मेरे साथ बात करने की। वो उसको बहुत मारती है वहां से और जाने लगती है, लेकिन उसे वहां पर पकड़ लिया जाता है। इधर टुआन टुआन और प्रिंस बैठे हुए होते हैं। कहती है अभी तक मदर क्यों नहीं है। फिनिक्स आकर बताते हैं कि तुम्हारी माँ की जान खतरे में है। कहती है क्या माँ की जान खतरे में है। इधर क्योंकि उसने ये जनरल को मारा था, इसी वजह से वहां की सभा में उसको बैठाया गया था उसे मारने के लिए। कहती है कि मेरी माँ को मत मारो, मैं मैजेस्टी की ग्रैंड डॉटर हूँ। सब हंस रहे होते हैं कि तुम वो भी मैजेस्टी की ग्रैंड डॉटर। कहती है हाँ। तो जनरल होते हैं, कहते हैं ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे छोटी बच्ची को भी इसी के साथ मारो। जैसे ही उसको मारने चलते हैं तो सामने आ जाती है उसकी मदर, उसको चोट लग जाती है और वो वहां पर बेहोश हो जाती। बेहोश होते हुए उसे हर एक बात याद आती है कि कैसे उसने जो है प्रिंस के साथ टाइम बिताया, लेकिन जैसे ही बच्ची पैदा हुई वहां से चले गए, वादा किया वापस आने का तब भी नहीं आए। इधर कॉन्कोबाइन जानबूझकर मैजेस्टी के साथ वक्त बिता रही होती ताकि वो जाने ही ना पाए। प्रिंस आकर बताते हैं कि टुआन टुआन की जान खतरे में है, लेकिन कॉन्कोबाइन कहती है नहीं जान खतरे में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो पागल है, पागलों की तरह बिहेव कर रहा है।
कॉन्कोबाइन बहुत रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन मैजेस्टी नहीं रुकते। कॉन्कोबाइन कहती है मुझे यकीन है कि जनरल इस बार अपने काम में जरूर सक्सेसफुल होंगे। जैसे ही फिर से उसकी माँ को मारने चलते हैं तो इस पर टुआन टुआन सामने आ जाती है और फिनिक्स की लाइट निकलती है। कहती है कि मेरी माँ चुड़ैल नहीं है, ना ही मैं चुड़ैल हूँ। तब इस पर मंत्री कहते हैं कि क्या इसके अंदर फिनिक्स की लाइट निकली है। इधर ग्रैंडफादर को बहुत तकलीफ हो रही होती है कि मेरी बच्ची कोई ट्रबल में तो नहीं है। इधर जनरल बहुत हंस रहे होते हैं, दोनों माँ बेटी को जिंदा जला दो। मैजिस्ट्री तुरंत जाते हैं, कहते हैं जनरल तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। कहते हैं ये तो कॉमन लोग हैं, आप इनके लिए मुझसे क्यों लड़ रहे हैं। मैजिस्ट्री कहते हैं ये कॉमन लोग हैं, तुम्हें पता है ये मेरी ग्रैंड डॉटर है, इकलौती मेरी ब्लड लाइन, और तुम इसे ही जलाने जा रहे थे। प्रिंस टुआन टुआन को उठा लेते हैं, कहते हैं चलो। इधर जैसे जैसे ही फिजिशियन को होश आता है वो प्रिंस का गला पकड़ लेती है कि तुम तो फादर कहलाने लायक भी नहीं हो, मैं तुम्हें कभी भी अपने हस्बैंड को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। कहती है मदर प्लीज फादर को छोड़कर मत जाइए। इधर कॉन्कोबाइन कहती है फैसला लेने का वक्त आ गया है, रिबेल बनना पड़ेगा। जाती है जनरल के पास, डाउंगर बनूंगी, इसके लिए सिर्फ मैजेस्टी को जान से मारना पड़ेगा। जनरल तैयार हो जाते हैं तो टुआन टुआन कहते हैं कि ग्रैंडफादर मैं आपको कभी भी आपसे दूर नहीं जाना चाहती हो। कहते क्या हुआ, तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो। कहती नहीं नहीं ग्रैंडफादर प्लीज मुझसे दूर मत जाइए। और अंकल भी आ जाते हैं, कहते हैं कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है, मुझे लगता है कि कोई न कोई चाल चली जा रही है। पर उसकी माँ आ जाती है तो फोर्थ अंकल कहते हैं कि आपको मेरा ग्रीट है। कहती है मुझे ग्रीट वेट मत करो, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती। आ जाता है कपड़े में कि अब यहाँ पर हम लोग रिबेल बनेंगे और इन सबको मार गिराएंगे। आधे लोगों को तो लगभग उन्होंने मार दिया था। फोर्थ अंकल आते हैं, कहते हैं कि तुम जो कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। कहता है वैसे तुम लोग कर क्या पाओगे, मेरा मैंने आधे महल पर तो कब्जा कर ही लिया है। अचानक से जनरल को तीर लगती है और उनकी वहां पर डेथ हो जाती है। अंकल खड़े भी हो जाते हैं, कहते तुम चल कैसे रहे हो। कहते हैं कि हाँ क्योंकि मेरी माँ मेडिकल डॉक्टर है, अंकल को सही कर दिया। इस पर कॉन्कोबाइन कहती है लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। सारे सैनिक आके लड़ने के लिए चले जाते हैं और टुआन टुआन को लेकर वहां से भाग जाती है। टुआन टुआन कहती है बैड बैड आंट, तुम मुझे नहीं लेकर जा सकती। कहती लेकर जाऊंगी, देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। दोनों अपना अपना मेक ओवर कर देती है, गरीब बन जाती है। कहती है मेरी माँ मुझे पहचान लेंगी। कहते तुम्हारी माँ भी तुम्हें नहीं पहचान पाएंगी। फिनिक्स ऊपर आती है, कहती यकीन रखोगे तुम्हें लोग बचा लेंगे। ऐसे जा रही होती है तो सैनिक कहते कौन जा रहा है। वहां पर उसे पैसे दिए जाते हैं, पीछे से उसकी माँ भी आ जाती है लेकिन पहचान नहीं पाती ज्यादा मेकअप की वजह से। लेकिन कहीं ना कहीं प्रिंस अपनी बेटी को पहचान जाते हैं, कहते हैं उस गाड़ी में जरूर मेरी बेटी है, और पीछा करने लगते हैं। कॉन्कोबाइन क्या करती है, कहती है देखा तुम्हारी माँ भी नहीं पहचान पाई, ये खून के रंग ना ऐसे ही होते हैं जो ढल जाते हैं। कहती नहीं ढलते हैं। वो नीचे उतरती भागने लगती है, कॉन्कोबाइन उसका पीछा करने लगती है तो वो खाई से नीचे गिर जाते हैं। वहां पर उसकी मदर कहती है बताओ मेरी बेटी कहाँ पर है। कहती है वो तो नीचे गिर गई, अब तो बचकर भी नहीं आ सकती। प्रिंस भी साथ में उसके कूद जाते हैं कि मैं अपनी बेटी को बचा कर ही रहूंगा। वो बहुत तेज से रोती है कि मेरे दोनों चहेते लोग नीचे चले गए। फिनिक्स आती है, कहती चिंता मत करो, तुम ठीक हो गई हो, अपने फादर को उठाने की कोशिश करो। बस वो बेहोश हुए, कहती फादर उठो ना उठो ना प्लीज उठो ना। अब वहां पर उसके फादर एकदम ठीक हो गए होते हैं क्योंकि 49 डेज बीत चुके होते हैं, लेकिन उसकी माँ उसको माफ करने के लिए तैयार नहीं होती। कहते मैं माफ नहीं करूंगी। अब ग्रैंडफादर जाते हैं, कहते मेरी बच्ची तुम ठीक हो ना। और जैसे ही वहां से जाने लगते तो प्रिंस आ जाते हैं, कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दो, जब मैं तुम्हारे पास आने वाला था तो मैं कोमा में चला गया, इसी वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाया। वो उसके गले पर चाकू रखे हुए होती है, कहते तुमने मुझसे शादी की, तुमने मुझे धोखा दिया। कहता है धोखा नहीं दिया। ग्रैंडफादर और दोनों देख रहे होते हैं कि उन दोनों के बीच बहुत रोमांटिक माहौल चालू हो गया है। बाहर निकलते हैं, अंकल चले जाते हैं कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए बॉर्डर पर। ग्रैंडफादर कहते हैं मैं भी थोड़े दिनों के लिए बाहर जाऊंगा, वैसे भी अब हमारी फैमिली पूरी हो गई। बहुत खुश होते हैं और इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। तो आप लोग का ड्रामा कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।